हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम यहाँ पे एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 13 आपके चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नेम है आपका न्यूक्लियाई। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मार्क का वेटेज है, इसका वेटेज है आपका 3 to 4 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स। और ये जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं। जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो सभी क्या होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। और आप लोग यहाँ पे इस टॉपिक को प्रिपेयर करके आप लोग 3 और 4 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस एक क्वेश्चन पूछे जाने का मतलब क्या है, 4 मार्क्स आपका क्या है, इस एग्जाम के लिए भी क्या रहता है, आपका जनरली फिक्स रहता है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत सीरियसली आप पढ़िए, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही आपके कॉन्साइज वे में है और इससे आप मैक्सिमम नंबर आप एक्वायर कर सकते हैं। अभी इससे पहले जो चैप्टर था आपका एटम्स, उसके विषय में हम लोग पढ़े हुए थे। उस चैप्टर में हम लोग ये पढ़े हुए थे कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स में रदरफोर्ड्स मॉडल से हमको ये पता चला कि एटम क्या होता है। एटम के अंदर एक क्या होता है, डेंस पार्ट होता है। मतलब एक क्या होता है आपका डेंस पार्ट होता है, और इस डेंस पार्ट पे इसका क्या होता है, होल मास क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक ऑर्बिट में क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये इस ऑर्बिट में क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते हैं। तो अगर ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन एराइजेज होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, इफ द न्यूक्लियस इज सो स्मॉल, इफ द न्यूक्लियस इज सो स्मॉल, if the nucleus is so small, then how does how does it contains almost almost the entire mass of the atoms. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये राइज होता है, इफ द न्यूक्लियस इज सो स्मॉल then how does it contain almost the entire mass of the atoms। मतलब न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ये कैसे पूरे एटम के मास को कंटेन करता है। पहला क्वेश्चन आपका ये राइज होता है। इसके साथ साथ सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम रेज कर रहे हैं या इसको हम ऊपर की तरफ लिख दे रहे हैं सीक्वेंस में, ये चीजें आ जाएंगी आपका। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, if the nucleus
if the nucleus is so small, if the nucleus is so small, then how does it contain almost the entire mass of the atom? सेकेंड क्वेश्चन आपका जो एराइज होता है, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, why does the sun produces energy continuously for billion of years, and third question arises, how does small amount of nucleus of uranium produces large energy in comparison to ton of coals. ये 3 क्वेश्चन एराइजेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। अगर ये न्यूक्लियस बहुत स्मॉल है तो ये कैसे पूरे एटम के मास को ये कंटेन करता है। पहला क्वेश्चन आपका ये चीजें एराइज होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जो सन है, सन ये जो एनर्जी आपका रेडिएट कर रहा है, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी कैसे रेडिएट कर रहा है, ये क्वेश्चन एराइज होता है। थर्ड क्वेश्चन आपका एराइज होता है कि अगर हम 1 ग्राम यूरेनियम को अगर हम क्या करें, जो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे 1 ग्राम यूरेनियम से, वो एनर्जी 1000 ऑफ टन्स कोल को जलाने के बाद वो एनर्जी हमको ऑब्टेन होती है। मतलब कुछ अमाउंट आपका अगर यूरेनियम है, उसके कंपैरिजन में कोल क्या होगा, कोल की मात्रा क्या होगी, उतनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको कोयले को जलाना पड़ेगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके एराइजेज होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपको मिलेगा आज वाले जो हम चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, वो उसके अंतर्गत वो चैप्टर आपका क्या है, न्यूक्लियस के अंतर्गत इन तीनों चीजें का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक को यहाँ से, इस न्यूक्लियस के टॉपिक को आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट आपका चीज है, बेसिक से हम लोग चलते हैं। पहला चीज है एटॉमिक मास यूनिट यू। एटॉमिक मास यूनिट यू मतलब कि कह सकते हैं कि एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है उसको हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द 1/12th। इट इज डिफाइंड एज द 1/12th of the mass of the carbon 6C12 atoms. One atomic mass unit is equal to mass of one 6C12 कार्बन एटम अपॉन 12, या इसकी जो आपका कार्बन 12 एटम का जो मास है वो वैल्यू होती है 1.992647 इंटू 10⁻26 किलोग्राम अपॉन 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलती है? 1.66, राउंड आप यहाँ पे कर दे रहे हैं तो 1.66 इंटू 10⁻27 kg, मतलब वन एटॉमिक मास यूनिट, वन यू की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू जो है इसको आप रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन की चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे वन यू की वैल्यू का यूज होगा। इसके बाद बात आती है कि जब न्यूक्लियस एटॉमिक मास यूनिट हमको पता चल गया तो दूसरा चीज आता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की साइज क्या होती है? न्यूक्लियस की साइज क्या होती है या साइज ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हम लोग सपोज करते हैं कि न्यूक्लियस क्या है? एक स्फेरिकल, मतलब न्यूक्लियस को अगर हम एक स्फीयर कंसिडर करें तो उस केस में क्या होगा? एज्यूमिंग न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल, देयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड। कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मास नंबर के। या कह सकते हैं इफ आर इज द रेडियस ऑफ कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग ए मास नंबर कैपिटल ए, देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब वॉल्यूम ऑफ द spherical nuclei is directly proportional to the atomic mass A। तो यहाँ से देख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे हटाएंगे, या कह सकते हैं कि यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर क्यूब, ये 3 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई आपका नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू 3/4 पाई, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं 3/4 पाई इंटू ए। तो 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। तो ये सभी कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनल में चले जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनल में जाने का मतलब आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? ए, या आर प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाएंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलेगी? आर नॉट ए के पावर 1/3। और यही जो रेडियस है, ये रेडियस आप किसका है? आपका न्यूक्लियस का आपका रेडियस होता है। और ये जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पे आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, या मतलब कह सकते हैं 1.2 फर्मी के आर नॉट की वैल्यू होती है। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं जो न्यूक्लियस की जो साइज होती है उसकी साइज किस ऑर्डर में होती है? आपका फर्मी ऑर्डर में होती है। जबकि एटम की जो साइज होती है किस में होती है? आपका एंगस्ट्रॉन ऑर्डर में। फर्मी मतलब कह सकते हैं आपका 10⁻15 के ऑर्डर में। ये आपका न्यूक्लियस की साइज होती है, न्यूक्लियस। और एटम की जो साइज होती है 10⁻10 आपका मीटर कह सकते हैं, और ये भी 10⁻10 मीटर। ये क्या होता है? एटम की साइज होती है। तो या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं एटम की साइज एंगस्ट्रॉन में होती है और न्यूक्लियस की जो साइज होती है किसमें होती है? फर्मी होती है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3, जहाँ पे ए क्या है? एटॉमिक मास नंबर है, आर नॉट क्या है? कांस्टेंट है, और ये कैपिटल जो आर है आपका रेडियस आपका न्यूक्लियस का है। अब यहाँ पे इस तरह का, ये तो आपको रेडियस पता चल गया। अब दूसरे टर्म में आपसे पूछा जाता है लीनियर मोमेंटम क्या होगा न्यूक्लियस का? अगर न्यूक्लियस क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो लीनियर मोमेंटम मीन्स डेल्टा पी। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है
कि अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं तो कह सकते हैं पोजीशन की वैल्यू क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी, मतलब कह सकते हैं एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन आपका मोमेंटम का नहीं कर सकते हैं, या अगर एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन मोमेंटम का कर रहे हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल को हम लोग अप्लाई करके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियर साइज varies with atomic mass number A, then linear momentum of a particle calculated by using Heisenberg uncertainty principle, that is delta P into delta x is equal to h upon 4 pi होता था। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर साइज है तो यहाँ पे क्या कर दिए, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या होता है आपका डेल्टा आर कर दिए। मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपका क्या एच अपान 4 पाई या एच कट बाई 2 होता है। तो अब इस फार्मूले को यहाँ पे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहाँ पे पुट किए, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई, या डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई इंटू 1/डेल्टा आर। यहाँ से कर सकते हैं एच अपान 4 पाई क्या है आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा आपका 1/डेल्टा आर, या डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आर, या डेल्टा पी इज इक्वल टू आप कह सकते हैं एच अपान 4 पाई। यहाँ से अगर हम इसको देखें तो एच अपान 4 पाई और डेल्टा आर की जगह पे रख सकते हैं 1/r0 ए की पावर 1/3। तो यहाँ से डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू ए के पावर -1/3, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा आपका ए के पावर 1/3। तो देखिए मोमेंटम आपका कैसे वेरी कर रहा है आपका -1/3 के पावर में, रेडियस कैसे वेरी कर रहा है आपका ए के पावर 1/3। ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। मोमेंटम क्या है आपका, ये माइन प्रोपोर्शनल किसके है ए के पावर -1/3, और आपका रेडियस कितना था आर इज इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3। अब तीसरा चीज आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आप न्यूक्लियस। तो एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब क्या है, आपका जो लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम होगा उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। लेट अस कंसीडर इफ न्यूक्लियस इज ए रिजिड स्फेरिकल रोटेटर, मतलब न्यूक्लियस को कंसीडर कर ले रहे हैं एक रिजिड स्फेरिकल क्या है आपका रोटेटर है। इट्स डेंसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसकी जो डेंसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है वो ये क्या है कांस्टेंट। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जो आप बेसिक में क्लास 11th में पढ़े हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा आई इंटू ओमेगा, जहाँ पे आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको देख रहे हैं कि ये इसको अगर हम रिजिड रोटेटर कंसीडर कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि ये क्या है कि रिजिड स्फीयर है। जब ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सिस कितना होता है, मान लेते हैं उसका रेडियस कितना आर है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू कितना होता है 2/5 mr²। तो यहाँ से देखिए सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, और एल इज इक्वल टू आपका आई इंटू ओमेगा क्या है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। न्यूक्लियर मास जो होता है, न्यूक्लियर मास क्या है, ये नियरली इक्वल क्या होता है आपका एटॉमिक मास नंबर एंड मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे हम m कह सकते हैं, m प्रोपोर्शनल टू किसके होगा आपका a के इक्विवेलेंट होगा। तो i प्रोपोर्शनल टू किसके कह सकते हैं हम लोग, यहाँ से अगर हम m की वैल्यू को रखें तो यहाँ से ध्यान से देखिए 2/5 mr²। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे m प्रोपोर्शनल टू a, मतलब i प्रोपोर्शनल टू आपका कितना हो गया i प्रोपोर्शनल टू किसकी हो गया m की जगह पे a रखेंगे। 2/5 क्या है आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट में चला जाएगा, यहाँ पे a और r की जगह पे r² है। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो r² है यहाँ पे 2/5 mr², तो r² की जगह पे वैल्यू को रख दीजिए। तो r² की जगह पे जब वैल्यू को रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, कितनी हो जाएगी 2/3, मतलब a इंटू
आर नॉट इंटू ए के पावर स्क्वायर है, तो आर नॉट स्क्वायर ए के पावर 2/3। तो आई प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, मीन्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है 2/3, मतलब ए के पावर 1 प्लस 2/3। आप कह सकते हैं आई प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, ए की पावर 3 to 5, 5 बाई आपका 3। तो आई प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका 5, ए के पावर 5/3। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए के पावर 5/3, मतलब ए एटॉमिक जो मास है उसके पावर कितना होगा 5/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ये आपके जो बच्चे आपके जेई की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। एंगुलर मोमेंटम एटॉमिक मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें क्या है, एल प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 5/3 के आर्डर में ये कैसे हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको हम यहाँ पे बता दिए हैं। ये चीज़ें यहाँ पे है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है न्यूक्लियर डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे पहले बेसिकली क्या है इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। आखिर न्यूक्लियर डेंसिटी होती क्या है, मतलब कि न्यूक्लियस जो उस डेंसिटी में किस तरह से आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है लाई करते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कहने का मतलब क्या है, सिंस वी नो दैट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। इसको सपोज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, let capital A be the mass number and capital R be the radius of a nucleus. If m is the average mass of the nucleons, then the mass of nucleus is m into A. Volume of nucleus is equal to 4/3 pi r cube. मीन्स आप यहाँ पे r की जगह पे वैल्यू को रख दीजिए तो r इज इक्वल टू मीन्स इक्वेशन 1 से r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो वैल्यू कितना मिलेगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। इसके बाद a के पावर 1/3 मीन्स आप कह सकते हैं जब रखेंगे यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे रखेंगे, तो आर क्यूब की जगह पे जब रखेंगे तो आर नॉट क्यूब हो जाएगा, ए के पावर 3/3 हो जाएगा, मीन्स ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी मिली, वॉल्यूम 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। सो न्यूक्लियर डेंसिटी रो एन यू इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए देखिए आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो यहाँ से देखने से लग रहा है न्यूक्लियर जो डेंसिटी है वो आपका एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे ये चूंकि m कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये कांस्टेंट मिलेगी। यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, यहाँ पे 1.6 मीन्स एटॉमिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रखें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पे 4 पाई आर नॉट की वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ से जो न्यूक्लियर डेंसिटी मिलेगा आपका 2.37 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलेगा। अब ये चीज़ें आपसे कभी कभी पूछा जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी का आर्डर कितना होता है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी का आर्डर कितना होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीज़ आप इसको रिमेंबर रखिएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी का आर्डर कितना होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आपको मिल रहा है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो इनडिपेंडेंट ऑन मास नंबर, मतलब ए पे आपका क्या है ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन ए। तो दो फैक्ट आप याद रखिएगा, अगर आपसे न्यूक्लियर डेंसिटी का आर्डर पूछा जा रहा है तो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर कोई न्यूमेरिकल आपको सपोज करिए इस तरह से दे रहा है, उसका एटॉमिक मास वेरी कर रहा है तो न्यूक्लियर डेंसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, तो उस केस में न्यूक्लियर डेंसिटी आप चीज याद रखिएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास नंबर, तो उसके मास नंबर पे वो कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो ये चीजें क्वेश्चन आप इसको रिमेंबर रखिएगा। चलिए हम लोग एक सिंपल से क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ए न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एट रेस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब एक आपका न्यूक्लियस है, सपोज करिए ये है, ये आपका ब्रेक होता है 2 पार्ट्स में, सपोज करिए एक पार्ट्स आपका ये है
और दूसरा पार्ट सपोज करिए ये ब्रेक हो रहा है, ये इस तरह से, मतलब ये दो पार्ट में ब्रेक हुए। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 मान ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है आपका v2 है। तो जब ये ब्रेक हुए तो इस केस में दिया हुआ है v1 अपान v2 का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है आपका 3:2। उसका रेशियो कितना है 3:2। मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है v1 अपान v2 इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है तो आप जब रेस्ट में रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है आपका 0 है। जब ये ब्रेक होगा तो ये v1 और v2 वेलोसिटी से मूव करेंगे। मान लीजिए इसका मास कितना है आपका m1 है, इसका मान लीजिए m2 है, ये दो न्यूक्लियस में आपके ब्रेक हुए। तो कह सकते हैं आप m1 v1 इज इक्वल टू का क्या हो जाएगा आपका m2 v2। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप यहाँ पे अप्लाई करिए, या आप कह सकते हैं m1 अपान m2 इज इक्वल टू v2 अपान v1। अब यहाँ से देखिए m1 अपान m2 मीन्स मास है। अब ये जो मास है ये आपका इक्विवेलेंट किसकी होगा a1 अपान a2 का। तो a1 अपान a2 इज इक्वल टू v2 अपान v1। तो v1 अपान v2 का रेशियो आपका दिया है 3:2। तो v2 अपान v1 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है द न्यूक्लियर साइज विल बी, न्यूक्लियर साइज कितनी होगी ये चीजें आपसे पूछा जा रहा है। मीन्स आप कह सकते हैं r1 अपान r2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, r1 की वैल्यू को रखेंगे r0 a1 के पावर 1/3 और r0 a2 के पावर 1/3। यहाँ से देखिए r0 आपका कैंसिल हो गया। आप कह सकते हैं a1 के पावर 1/3 अपान a2 के पावर 1/3, दोनों के पावर 1/3, या इसको हम कह सकते हैं a1 अपान a2 होल पावर आपका कितना हो जाएगा 1/3। a1 अपान a2 की वैल्यू इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से मिलेगा आपको r1 अपान r2 इज इक्वल टू a1 अपान a2 मीन्स 2/3 होल के पावर कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 के पावर 1/3 इज टू 3 के पावर 1/3। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे बात ये हो रही है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर है तो उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। सिर्फ आपका न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, आपका न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो अब सपोज करिए प्रोटॉन प्रोटॉन जैसे मान लीजिए अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। तो आपको पता है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज के कारण क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर ये रिपेल करते तो क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कोई न कोई एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखने के लिए। तो वो फोर्स आपका क्या कहलाता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियसेस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्स आर स्ट्रॉन्ग फोर्स आर, दूसरे वर्ड में इसको डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन it binds the proton and neutron together inside a tiny nucleus। कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 को जो बाइंड करने के जो न्यूक्लियस के अंदर रखा रहता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो हैं ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। अब इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो
फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है आपका चार्ज पे डिपेंड करेगा, नहीं चार्ज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर चार्ज पे डिपेंड करता तो वो क्या करता, न्यूक्लियस को उसको बाहर कर देता, तो वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट होता है वो चीज क्या है, विद इन ए न्यूक्लियस आपका एक्ट होता है, मतलब कह सकते हैं इसका जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर में एक्ट होगा। तो दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि ये चार्ज पे क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है, मतलब चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रांगेस्ट इन द नेचर्स, मतलब नेचर में जितनी भी फोर्सेस हैं सबसे स्ट्रांगेस्ट जो फोर्स होगा आपका क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स होगा। दे आर शॉर्ट रेंज फोर्स, मीन्स शॉर्ट रेंज फोर्स कहने का मतलब क्या है, इसका जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर के आर्डर में है। दे आर सेचुरेटेड फोर्सेस, मतलब ये सब फोर्सेस क्या होते हैं, सेचुरेटेड फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्पिन डिपेंडेंट, मतलब वो क्या होता है स्पिन पे डिपेंड करता है, मतलब स्पिन हाफ पार्टिकल या स्पिन आपका डाउन पार्टिकल या इंटीग्रल मल्टीपल में स्पिन है, तो वो चीजें उस पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर इन एक्सचेंज नेचर, इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इस प्रॉपर्टीज को आपको याद रखिएगा, क्योंकि आपका ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी लिखने के लिए आपको दिया जाता है राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो आप ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम आपको बताए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है तो यही सब पॉइंट आप इसको वहाँ पे लिखिएगा, तो वहाँ पे जब लिखेंगे तो फुल मार्क आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये तो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस के विषय में हुआ। अब इसके बाद वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, मतलब कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, मतलब न्यूक्लियन के सेपरेशन पे है। तो ये जो फिगर शोज ए ग्राफ ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियंस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, कहने का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपका दिया हुआ है, ये आपका वेरी कर रहा है आपका एमईवी में, ये आपका है -100, ये आपका 0 है और ये आपका 100 है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका न्यूक्लियंस के बीच में, आप जब ये डिस्टेंस अब देखिए धीरे 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 क्या है आपका ये निगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे आने के यहाँ पे क्या होता है आपका मिनिमम, मतलब कह सकते हैं ये मिनिमम आपका डिस्टेंस है। इसके बाद इस डिस्टेंस के एबव जैसे है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है धीरे धीरे आपका क्या है बढ़ रहा है यहाँ पे इस तरह के नेचर। अब यहाँ से कह सकते हैं जो आर नाट के आपका जो लोवेस्ट है, मतलब इसके जो लोअर पॉइंट में है, तो यहाँ पे जो फोर्स आपका न्यूक्लियंस के बीच में लग रहा है वो न्यूक्लियन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्सेस क्या है आपका रिपल्सिव फोर्सेस है, मीन्स उसके बीच में क्या है रिपल्सिव फोर्स। मतलब अगर यहाँ पे आर नाट की जो वैल्यू है 0.8 फर्मी, 0.8 फर्मी के नीचे अगर उसका सेपरेशन है तो उनके बीच जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस क्या होंगे, रिपेल्सिव फोर्सेस होंगे, क्योंकि उस केस में पोटेंशियल एनर्जी जब इसके नीचे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है इंक्रीज कर रही है। अब इसके बाद इस पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका मिनिमम है। अब 0.8 फर्मी के अगर हम एबव जा रहे हैं तो उस केस में न्यूक्लियंस के जो बीच आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो आप इसको ध्यान रखिए, 3 पॉइंट आप इसके केस में आप याद रखिएगा। पहला चीज पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट ए डिस्टेंस आर नॉट ऑफ अबाउट 0.8 फर्मी। Force is attractive for a distance larger than 0.8 Fermi. Force is repulsive if they are separated by a distance less than 0.8 Fermi. कहने का मतलब क्या है कि 3 पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है आपका न्यूक्लियंस का वेरिएशन का, तो उसमें आप देख सकते हैं 0.8
फर्मी के नीचे का जो डिस्टेंस होगा उस केस में जो न्यूक्लियस के बीच जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्सेस क्या होंगे, आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। और 0.8 फर्मी के एबव अगर जाएंगे तो उस केस में न्यूक्लियस के बीच जो फोर्सेस लगेंगे वो फोर्स क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मतलब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है आपका न्यूक्लियस का, इसको आप इसको याद करिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे शार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियस एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो उसकी केस में आपको प्लॉट ड्रा करना रहेगा। प्लॉट आप इस तरह से ड्रा करके आप दिखा दीजिए कि वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, आपका रिपल्सिव फोर्स कितना है। तो ये आपका 2 मार्क्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में, तो उसको आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट होता क्या है, जैसे अगर कोई न्यूक्लियस है, अगर उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अगर हम मास को ऐड करें तो हम ये पाते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल का जो मास है और एक्चुअल जो न्यूक्लियस का मास है उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। और यही जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस होता है जितने मास का, वही मास क्या होती है, एनर्जी में कन्वर्ट होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से। तो वहां पे जो मास आपका कम मिल रहा है वही मास क्या होती है आपका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस केस में आपका एनर्जी में हो जाता है। यही जो एनर्जी में जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यही इंपॉर्टेंट चीजें, इसी से हम लोग न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के जो फिनोमेना होते हैं उसको हम लोग देखेंगे आगे अभी। तो पहले चलिए हम लोग देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस and the sum of the rest masses of its constituent nucleons is called its mass defect. Consider the nucleus ZXA. It has Z proton and प्रोटॉन इसमें कितने जेड है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस जेड क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रॉन्स होगा। इफ कैपिटल एम इज द मास ऑफ न्यूक्लियस then its mass defect will be delta m is represent the mass defect. mass defect is equal to क्या होगा आपका, प्रोटॉन का मास ZMP प्लस न्यूट्रॉन का मास A माइनस जेड MN और मास ऑफ द न्यूक्लियस जो आपका रेस्ट मास न्यूक्लियस का है वो चीज, इन दोनों के जो डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। यही जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहां से आपको दिख रहा है कि डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी, जेड एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ द एक्चुअल मीन्स रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये इसके बराबर होता है। मतलब ये चीजें क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो मास है ये है, और इसके बाद जो एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मिलेगा हमको वैल्यू उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। अब यहाँ पे मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियस से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगला जो टर्म है आपका क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ए न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियस। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट अपन मास नंबर्स मींस डेल्टा एम बाई ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। और इसको न्यूक्लियस से जब डिवाइड कर देंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। यही जो आपका मास डिफेक्ट है यही चीजें क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जब ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो उसके विषय में हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। तो पहला क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मतलब न्यूक्लियस के बीच इसको डिफाइन कैसे करते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस may be defined as the energy required by breaking up a nucleus into its constituents protons and neutrons and to separate them to such a large distance
दैट दे मे नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर्स, मतलब उनको इतना सेपरेट करें कि उनको इतना दूर तक ले जाएं कि फिर दोबारा वो इंटरेक्ट न करें, न कर पाए। तो उसको ये फिनोमेना करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। thus the binding energy of a nucleus may be defined as the energy required breaking up a nucleus into its constituent proton and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other। मीन्स इसको हम लोग डिफाइन किससे करते हैं, आपका ईबी से। ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर आर, इसको कह सकते हैं आपका एमईवी में करना होगा। तब यहाँ से देखिए डेल्टा एम की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन में आपको बताएं कितनी वैल्यू, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर इन एमईवी द बाइंडिंग एनर्जी इज। एमईवी में बाइंडिंग एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए एमईवी के लिए क्या होगा, ईबी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू 931 एमईवी। मतलब आपका जब सी स्क्वायर को हटाएंगे तो 931 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ क्या मिलेगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये टर्म आपको मिल जाता है। तो द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। मतलब पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालने का मतलब क्या है कि कैपिटल ए से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो ई बी एन मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस मिल जाएगा। ई बी एन इज इक्वल टू ई बी अपॉन ए मीन्स जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम इंटू 931 एम ई बी अपॉन कैपिटल ए। अब ये जो कर्व है आपका नीचे देखिए यहाँ पे एक फिगर आपको बना है, तो ये फिगर क्या, द एबव फिगर शोज ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मास नंबर ए। मतलब यहाँ पे जो रिलेशन मिला हुआ है आपका ई बी एन आपका वेरी कर रहा है एम ई बी पे, और मास नंबर आपका क्या है आपका, इसका देखिए कर्व है आपका इस तरह से बना हुआ है। तो ये कर्व आपका इस तरह से बना है, मतलब आपका क्या है, ड्यूटेरियम आपका नीचे मीन्स 1s2 है, 1s2 सबसे लोवेस्ट पे है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, मीन्स 1 यहाँ पे 1s2 आपका सबसे है, 1s3 10 जस्ट इसके ऊपर है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे पीक मिल रहा है, फिर यहाँ पे डीप मिल रहा है, फिर यहाँ पे पीक मिल रहा है, यहाँ पे डीप मिल रहा है, पीक मिल रहा है आपका, डीप मिल रहा है। यह ऐसे होते हुए यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू मिल रहा है आपका यहाँ पे है, मीन्स आयरन के केस में इसको हम लोग कहते हैं मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, इसको हम कंसिडर करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 8.75 एमईवी होती है। और इसके साथ साथ जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे 50 मतलब कह सकते हैं 50 के ऊपर है, यहाँ पे 56 इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से जब ये धीरे धीरे आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो न्यूक्लियाई क्या होती हैं, धीरे धीरे क्या है, ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें क्या है आपका, धीरे धीरे आपका क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एनर्जी आपका क्या है, मैक्सिमम है। तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे अगर लोअर साइड में जो आपका न्यूक्लियाई एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये एनर्जी पाने के लिए क्या करेंगे, ये कंबाइन होकर तब यहाँ पे जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, फ्यूजन, न्यूक्लियाई प्रोन टू फ्यूजन। मतलब फ्यूजन के लिए क्या है, फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी ऑब्टेन करते हैं। स्टेबिलिटी सबसे मोर स्टेबल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका होता है आपका, आयरन, आयरन की तरह ऑब्टेन करना चाहते हैं। इसके साथ साथ क्या है, जब हैवी न्यूक्लियस है ये चीजें क्या है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका क्या होता है, आयरन से कम होता है। तो ये क्या करेंगे, अपने को स्टेबल बनाने के लिए क्या होंगे, आपका हैवी न्यूक्लियस क्या होगा, टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्या होगा आपका ब्रेक होगा। जब स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है आपका, फिजन्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फिजन। ये यहाँ पे है न्यूक्लियर फिजन, प्रोन टू ए फिजन। और ये जो कर्व आपका रिप्रेजेंट करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका ये कर्व है। तो इस केस में आप देख सकते हैं द एबव फिगर शोज द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड द मास नंबर इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी कर्व। उस कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी
कर्व बोलते हैं, मतलब वो जो कर्व है आपका क्या कहलाता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहलाता है। द एबव बाइंडिंग एनर्जी कर्व शोज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर ऑफ फॉर ए न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर 30 to 170 के बीच में जब ये लाई करेगा ये। द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैविंग मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीक अकर्स कर रही हैं। ये आपका क्या हीलियम है, ये पीक किसके लिए है, आपका कार्बन का है, और ये पीक जो है आपका ऑक्सीजन का है। तो इसमें आप देख सकते हैं जब ऊपर जो पीक आपका एग्जिस्ट कर रहा है, जो पीक आपका ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो चीज क्या है, इवन नंबर ऑफ जेड है, मतलब जेड भी आपका क्या है, आपका इवन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, आपका इवन है। इवन आपका जो न्यूक्लियाई होगा उसके लिए स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी। तो उस केस में कह सकते हैं मोर स्टेबल न्यूक्लियाई होता है जब उसका प्रोटॉन इवन हो और न्यूट्रॉन जो है इवन हो, तो उस केस में क्या होता है, ये पीक आपको मिल रही है। अब दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे डीप मिल रहा है आपका, जैसे लिथियम का हो गया आपका, नाइट्रोजन का हो गया आपका, और ऑक्सीजन का यहाँ पे ये देखिए ये वाला जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे पीक आपका डीप मिल रहा है। डीप के केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई आपका है, जेड आपका क्या है, आड है, जेड आपका आड है, और एन भी क्या है, आपका आड है, मतलब जेड भी आड है आपका, एन भी आड है। तो इस केस में क्या है कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपकी लेस है, मतलब कि लिस्ट स्टेबिलिटी है। और ये चीज आपका क्या है, आपका इस केस में जब इवन है तो आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं ये चीजें हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज इस ग्राफ का एक एक पॉइंट कंक्लूजन हम लोग देखते हुए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियाई लाइक 2He4 6C12 8O16 द बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर न्यूक्लियंस lie on or near a smooth curve. The binding energy curve for per nucleon, second point आपका क्या है, the binding energy curve for per nucleon is small for light nuclei like 1H1 1S2 1S3 मीन्स हाइड्रोजन के ये क्या है, आपका समस्थानिक है, मतलब कह सकते हैं आइसोटोप्स। इन द मास नंबर रेंज 2 to 20 देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द कर्व, मतलब 2 से लेके 20 तक अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देखिए ये चीजें हैं, यहाँ से 2 से लेके नियर अबाउट आपका क्या है 20 तक जो चीजें हैं यहाँ पे, इसमें वेल डिफाइंड आपका मैक्सिमा है और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। मैक्सिमा भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपका क्या है, मिनिमा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, द मैक्सिमा अकर फॉर 2He4 6C12 एंड 8O16, मतलब जो पीक आपका मैक्सिमम जो अकर कर रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जेड भी आपका क्या है, इवन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या है, आपका इवन है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर आप कार्बन का केस देखेंगे तो यहाँ पे 6 है आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन्स होगा। तो इस केस में इवन न्यूक्लियाई ज्यादा आपका स्टेबल होता है। तो उस केस में कह सकते हैं इसमें जो पीक अकर कर रही है, प्रोमिनेंट पीक आपका अकर कर रहा है। हैविंग हाई स्टेबिलिटी मीन्स इसकी स्टेबिलिटी क्या है, आपकी हाई है ऑफ दीज न्यूक्लियाई देन द नेबरिंग वंस। द मिनिमा corresponding to low stability occur for 3Li6 5B10 and 7N14। तो यहाँ पे देखिए जेड क्या है, आड है, जेड भी आड है, और एन भी क्या है, आपका आड है। देखिए यहाँ पे आड इवन हम इसलिए कह रहे हैं, बता रहे हैं आपको, कभी कभी न्यूक्लियाई दे दी जाती है, आपसे पूछा जाता है कौन ज्यादा स्टेबल हो, कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है। मीन्स अगर 5 या 6 3 या 4 न्यूक्लियाई आपसे दे दिया जाए, तो वहां से आपसे पूछा जाए कि कौन सी न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल होगी।
तो स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपका किसके होता है, जेड आपका इवन हो और एन भी जब इवन होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू आड वन के। तो अगर इवन इवन है तो उस केस में क्या होगा कि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिमा अकर एट 2 He4 6C12 8O16, इसके साथ मिनिमा आपका लिथियम बोरान और नाइट्रोजन के लिए। द कर्व हैज ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 8.5 MeV, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ पे है, 8.5 MeV फ्रॉम मास नंबर 40 to 120, 40 to 120 it has peak value of 8.75 MeV, 40 to 120, 40 to 120 मतलब कह सकते हैं आपका ये 100 है, 120 यहाँ इसके आसपास जो पीक आपका एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स 20 मीन्स इसके ऊपर यहाँ से 20 22। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि द 8.5 MeV from mass number 40 to 120, it has peak value of 8.75 MeV for 26 Fe56, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू होती है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए होता है, आपका आयरन के लिए होता है, आयरन के लिए मैक्सिमम होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा, आयरन के लिए जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है मैक्सिमम। कभी कभी आपका इस तरह से पूछा जाता है मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए मैक्सिमम होता है आपका, आप इसको बताएंगे आयरन के लिए होता है। किसके लिए होता है, आपका Fe के लिए होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.75 MeV। लोवेस्ट वैल्यू किसके लिए होती है, लोवेस्ट वैल्यू आपका क्या किसके लिए है, आपका 1H2, 1H2 के लिए सबसे क्या है आपका लोवेस्ट वैल्यू है। तो इस केस में आप इसको याद रखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, नियरली 1.4 MeV के आसपास होती है, ये ड्यूटेरियम का है। तो अब नेक्स्ट चीज है द बाइंडिंग एनर्जी कर्व फॉर पर न्यूक्लियन shows a gradual decrease and drop to a 7.6 MeV for 92 यूरेनियम 238, मतलब यूरेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है आपका 7.6। द डिक्रीज इज ड्यू टू द कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन द प्रोटॉन विच मेक्स द हैवियर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल। इसलिए क्या होता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन आपके रिपल्सन के कारण क्या होते हैं, ये न्यूक्लियाई क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो जब ये न्यूक्लियाई लेस स्टेबल होते हैं तो उस केस में क्या होगा, जब स्टेबिलिटी आपका लेस है तो अपने आप को क्या करेंगे, मैक्सिमम स्टेबल बना देंगे। तो मैक्सिमम स्टेबल किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए एक दो फिनोमेना आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फ्यूजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन करिए कि फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन पे जो इम्पॉर्टेंट जो अक्सर पूछा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे कौन सा बम आपका बेस्ड है, जो आपका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था, वो चीजें क्या था, आपका एटम बम, उसको क्या कहते थे, एटम बम। तो एटम बम जो बेस्ड होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन्स पे होता है, किस पे होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन्स। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मतलब कहने का मतलब कि बड़ा न्यूक्लियाई जो जैसे यूरेनियम है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, वो ब्रेक होता है। अब स्टेबल बनाने जैसे अगर यूरेनियम को अगर आप देखेंगे तो यूरेनियम की एनर्जी कितनी है, 7.6 MeV है। जब वो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, जैसे छोटे न्यूक्लियाई में जैसे 92 यूरेनियम 235 है, ये आपका ब्रेक होता है दो न्यूक्लियाई में, क्रिप्टॉन और बेरियम में आपका ब्रेक होता है। तो क्रिप्टॉन का जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है 8 MeV और बेरियम का कितना होता है 8 MeV। तो टोटल मिला के कितने हो गए 16 MeV। तो टोटल कितने हो गए 16 MeV, मतलब यूरेनियम 92 यूरेनियम 235
का जो पहले 7.6 MeV आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था, जब ये लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हुए तो उस केस में उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो गई आपका 8 + 8 कितना हो गया 16 MeV। मतलब कह सकते हैं ट्रिमेंडस, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी आपको मिली थी। यही चीज जो बेस्ड होता है ये एटम बम इसी पे बेस्ड होता है। तो हैवियर न्यूक्लियाई को जब ब्रेक कर देते हैं आपका लाइटर न्यूक्लियाई में, तो उस केस में ये लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, तो न्यूक्लियर फिजन्स क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर ए हैवियर न्यूक्लियाई देन मिडिल वंस, दैट इज हैवियर न्यूक्लियाई आर लेस स्टेबल। For stability, the heavier nuclei is split into the lighter nuclei and having more binding energy per nucleon in comparison to the parent ones. For example, 92 uranium 235 having binding energy per nucleon 7.6 MeV. When it is split into two lighter nuclei, 36 krypton 89, इसकी जो एनर्जी होती है 8 MeV एंड 56 बेरियम 144, इसकी एनर्जी कितनी होती है आपका 8 MeV। मतलब अब इसका रिएक्शन को आप देख सकते हैं, जब न्यूट्रॉन का यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराएगा 92 यूरेनियम 235, तो उस केस में ये ब्रेक हुआ 56 बेरियम 144 प्लस 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 30N1। मतलब कह सकते हैं एक न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के एक न्यूक्लियस को ब्रेक किया तो उस केस में इतनी एनर्जी आपको निकला 8 + 8 कितना होगा 16 MeV। अब इसी तरह से यहाँ पे 3 आपके न्यूट्रॉन निकले, फिर वो अगले को आपका ब्रेक करेगा, तो वहाँ पे जो एनर्जी है धीरे 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 क्या होती है कि बढ़ती ही जाती है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फिजन कहलाते हैं। फिजन में क्या होता है, हैवियर न्यूक्लियाई क्या होता है स्मॉलर या लाइटर न्यूक्लियाई में आपका ब्रेक होता है। दूसरा चीज है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, ये जैसे सन, जो पहला क्वेश्चन आपका जब बेसिक हम बता रहे थे स्टार्टिंग में, तो उस केस में पहला क्वेश्चन आया था आपका फ्यूजन कैसे, सन की एनर्जी का क्या राज है। तो सन के अंदर जो है जो लाइटर न्यूक्लियाई जो हाइड्रोजन के हैं वो कंबाइन करके बड़े न्यूक्लियाई को बनाते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी क्या होती है आपका फ्यूजन के कारण होती है। तो उस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कैसे आपका इंक्रीज करता है, और रिएक्शन के माध्यम से यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए हैं। इसको देखिए पहले, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये इस पे जो फिनोमेना आपका बम है वो बम क्या है आपका हाइड्रोजन बम है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाइड्रोजन बम बेस्ड ऑन विच फिनोमेना, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आप इसको याद रखिए, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। The binding energy per nucleon is small for a light nuclei, that is they are less stable. So when two light nuclei combine to form a heavier nucleus, the higher binding energy per nucleon of the latter result in the release of energy. This is what happen in the fusion, which is the basis of a hydrogen बम। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, जब आपका दो हाइड्रोजन आपके मिले तो यहाँ पे क्या मिला आपका ड्यूटेरियम बना 1s2, यहाँ से ई आपका पॉजिट्रॉन यहाँ से निकला आपका न्यूट्रिनो है, प्लस इसके बाद इतनी एनर्जी 0.42 MeV। अब यहाँ पे ड्यूट्रॉन जो है दो कंबाइन करके अब बना दिए 2He3 बनाए, तो इस केस में क्या है 3.27 MeV एनर्जी निकली। इसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट करिए तो 1s3 + 1h1, तो यहाँ पे कितना होगा 4.03 MeV। यही जो प्रोसेस क्या होगा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसलिए कहते हैं कि सन का जो एनर्जी है वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये फिनोमेना क्या होगा धीरे धीरे क्या होता है आपका इंक्रीज करते जाता है। तो ये चीजें आपका क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से रिलेटेड चीजें थी। अब हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट, जो टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी। ये जो टॉपिक है आपका रेडियो एक्टिविटी, इसके विषय में हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी क्या है, द फेनामेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस known as a radioactivity. The radioactive substances are such as uranium, polonium, radium, thorium and actinium, etc. These three types of radioactive decay occur in nature. मतलब नेचर में तीन तरीके के आपके डीके हैं। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा डीके, दूसरे को कहते हैं बीटा डीके, तीसरे को कहते हैं क्या है आपका गामा डीकेस।
द नेचुरल रेडियोएक्टिविटी was discovered by the Henry Becquerel. A simple experimental arrangement to demonstrate the analysis of a Becquerel radiation into three components is shown in the figure. यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल जो किया गया है उसके फिगर को यहाँ पे दिखाए हैं। यहाँ से देखिए आपका दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट आपका क्या है नेगेटिवली चार्ज है और ये प्लेट आपका क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ से देखिए अल्फा जो पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी और जो बीटा पार्टिकल है वो आपका क्या है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। और जो गामा पार्टिकल्स है ये न तो पॉजिटिव की तरफ न नेगेटिव की तरफ, मतलब कह सकते हैं इसमें ये न्यूट्रल है। तो इस केस में कह सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे ये इफेक्ट नहीं करेगा इस पार्टिकल को, तो ये सीधे आपके निकल जाती हैं। तो तीन तरह का आपका डीके है, एक को हम लोग कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा, तीसरे को कहते हैं गामा। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल पेरेंट न्यूक्लियस से निकल रहा है तो उस पर क्या चीज़ें हैपनिंग होती है, बीटा जब निकलता है तो उस केस में क्या होता है। तो चलिए एक एक हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट है आपका अल्फा डीके। अल्फा डीके क्या होता है, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज, असल में जो भी आपका न्यूक्लियस है वो अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल इसलिए निकालते हैं क्योंकि अपने आप को स्टेबल बना सके। स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए वो लोग कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आपका या डीके करते हैं। तो उस केस में पहला जो आपका डीके है इसको हम लोग कहते हैं अल्फा डीके। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इजेक्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस द मास नंबर बिकम्स लेस बाय 4 यूनिट्स, मतलब मास नंबर क्या होता है 4 यूनिट आपका लेस हो जाता है एंड चार्ज डिक्रीजेज एटॉमिक नंबर बाय 2 यूनिट्स, मतलब एटॉमिक नंबर में डिक्रीज कितना होता है 2 यूनिट्स का और एटॉमिक मास में कितने का डिक्रीमेंट होता है 4 यूनिट्स। मतलब अगर हम एक पैरेंट न्यूक्लियस कंसिडर करें, जेड वाई आपका क्या है जेड वाई ए है, यहाँ से अगर एक अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 का कमी होगी और एटॉमिक मास में कितने की हो जाएगी 4 की कमी होगी। तो Z-2 और A-4। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिगर से आपको देख के बहुत सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। दीज आर ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्यों होंगे, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट की तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये चीजें क्या होगा चार्ज आपका, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट हैज have been identified as helium nuclei 2He4. They are deflected by electric and magnetic fields, चूंकि यह चार्ज पे डिपेंड करेगा तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा ये डिफ्लेक्ट होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, देयर वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कह सकते हैं 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट की होगा। दे कैन इफेक्ट ए फोटोग्राफिक प्लेट, इट हैज हाईली आयनाइज्ड पावर, मतलब आयनाइजेशन अगर पावर है सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका, ये चीज आप इसको याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल में। अल्फा पार्टिकल का जो आयनाइजेशन पावर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दे एक्साइट फ्लोरेसेंस इन ए सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइनेट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, मतलब अल्फा आपका क्या है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दे स्कैटर्ड वाइल पासिंग थ्रू ए थिन मेटल शीट्स, इट हैव लो पेंट्रेटिंग पावर दैट इज मिनिमम, मीन्स इसका जो पेंट्रेटिंग पावर होता है सबसे कम होता है। अल्फा बीटा गामा में देखें तो सबसे कम पेंट्रेटिंग पावर किसका होता है अल्फा का होता है, लेकिन आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है आपका अल्फा का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स, वो तो दिख ही रहा है आपको वहां फिगर से ही। इसके बाद अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है आपका क्या है, माध्यम से आप देख रहे हैं उसमें जो डीके हो रहा है, एक उस डीके को हम लोग क्या कहते हैं बीटा डीके। बीटा डीके के अंतर्गत आप
नेक्स्ट आप देखिए बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड बाय ए न्यूक्लियस। ए न्यूक्लियस इजेक्ट बीटा पार्टिकल इन 3 वेज। मतलब बीटा पार्टिकल का जो इमिशन होता है वो आपका 3 वेज में होते हैं। पहला जो है इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन मीन्स क्या कह सकते हैं, बीटा प्लस। बीटा प्लस क्या हो, जैसे ये प्रोटॉन्स हैं और ये आपका न्यूट्रॉन। जब कोई प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, जैसे प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में क्या करता है, ये बीटा प्लस को आपका जनरेट करता है। जैसे क्या है, व्हेन ए पॉजिट्रॉन इज इमिटेड द मास नंबर इज स्टिल अनचेंज्ड। मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट द एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट इज नाउ यूनिटलेस। मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, एक 1 डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये चीजें क्या है, कन्वर्ट हुआ आपका न्यूट्रॉन्स में, और यहाँ से क्या है, बीटा प्लस आपका निकला, और बीटा प्लस के बाद क्या है आपका न्यूट्रिनो है यहाँ पे। तो देखिए 1p1 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन आपका कन्वर्ट किस में हुआ, एक आपका न्यूट्रॉन में हुआ 0n1। तो यहाँ से क्या हुआ +1e आपका 0 यहाँ पे मीन नॉट है, ये जो कहलाता है आपका बीटा प्लस आपका निकला। और इसके साथ साथ क्या होगा आपका पॉजिट्रॉन यहाँ पे निकला न्यू। तो इसका एक रिएक्शन आप इसको याद रखिएगा, P आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, न्यूट्रॉन्स में। P आपका न्यूट्रॉन में हुआ प्लस आपका पॉजिट्रॉन आपका निकला, इसके बाद क्या है आपका एक न्यूट्रिनो आपका निकला यहाँ से। तो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल, अगर एक बीटा प्लस पार्टिकल निकलेगा, मान लीजिए पेरेंट आपका न्यूक्लियस ये है, बीटा प्लस निकलेगा तो Z-1 और A, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाई डैश में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा आपका, ये वाई डैश में हो जाएगा। तो इस तरह के इमिशन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन इमिशन। दूसरे तरह का जो इमिशन एकदम सिमिलर है, लेकिन उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट आपका एड हो जाता है, इसको कहते हैं नेगेट्रॉन्स, इमिशन ऑफ नेगेट्रॉन, इमिशन ऑफ नेगेट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा माइनस। व्हेन ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट्स ए बीटा माइनस पार्टिकल, द प्रोडक्ट हैज द सेम मास नंबर एज द पेरेंट बट द एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। यहाँ पे जब बीटा माइनस निकलेगा तो माइनस, तो उस केस में इसका जो एटॉमिक नंबर है 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका प्रोटॉन्स में। तो उस केस में क्या होगा, आपका एंटी न्यूट्रिनो जनरेट करेगा और प्लस आपका क्या है, एक आपका नेगेट्रॉन्स निकालेगा। तो यहाँ से देखिए आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो 0n1, कन्वर्ट हुआ आपका प्रोटॉन में 1p1 प्लस -1e नॉट बीटा माइनस, ब्रैकेट में कह सकती है ये, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। तो ये चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं ZYA, आपसे यहाँ से बीटा माइनस निकला, बीटा माइनस निकलने के बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू Z+1 और A Y डैश हो गया यहाँ पे। तो ये न्यू आपका न्यूक्लियस है। इसके बाद आपका क्या है, थर्ड आपका जो तरह का इमिशन है, मतलब के सेल, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के सेल आपका है। व्हेन द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इज लो, अनदर टाइप ऑफ डीके नोन एज ए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर प्रोसेस। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैप्चर होगा, फिर इसके बाद क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से फिर क्या है आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो जब ये जंप करके इस ऑर्बिट में आएगा, तो उस केस में क्या करेगा, ये यहाँ पे जो रेडिएशन होगा, तो ये रेडिएशन क्या कहलाता है आपका एक्सरे। तो ये चीज क्या कहलाता है, के इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कहलाता है। इस केस में ये फिनोमेना क्या होता है, आपका के सेल जो है आपका ज्यादा आपका अगर करता है, नियरली आपका 52%। जैसे आपका 29 कॉपर 64 है, तो बीटा माइनस का जो है ये 40% के आर्डर में है, बीटा प्लस से आपका क्या है 28% के आर्डर में। सबसे ज्यादा किसका होता है, के सेल इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर। तो इस केस में आप इसको याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। फर्स्ट, they are deflected by electric and magnetic fields. Its speed is nearly equal to 10 to power 8 meter per second. They can affect a photographic plates. It has ionizing power greater than gamma rays and less than अल्फा रेज। मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर किसका होगा, आपका
अल्फा का होगा, इसके बाद क्या होगा, बीटा का होगा, और सबसे कम किसका होगा, आपका गामा का होगा। दे हैव हाई पेंट्रेटिंग पावर ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल, मतलब कि कह सकते हैं बीटा का जो पेंट्रेटिंग पावर है वो अल्फा से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। दे कंसिस्ट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियर ओरिजिन, इट एक्साइट फ्लोरेसेंस इन ए बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड कैल्शियम टंगस्टेन। Due to their small masses, beta particles are easily scattered by atomic nuclei when passed through the matter। ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद आपका तो थर्ड तरीके का आपका डीके है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गामा डीके। When a nucleus emits a gamma rays, the mass or the charge or the पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द पीरियाडिक टेबल आर नो इफेक्टेड, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होता अगर गामा रेज निकल रहा है। जैसे अगर ये पेरेंट आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से गामा डीके होगा तो जो दूसरी न्यूक्लियाई बनेगा तो उसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल को आप देखिए, यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे 27 कोबाल्ट 60 है, यहाँ से एक बीटा माइनस पार्टिकल निकला, तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये कन्वर्ट हुआ 28 निकल 60 में। अब ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसके बाद ये लूज करते हुए ये यहाँ पे पहुंच जा रहा है कि इसमें 28 60 एक ग्राउंड स्टेट में हुआ। तो ये जो है यहाँ से जो रेडिएशन आपका निकला, यहाँ पे गामा रेज, यहाँ पे भी गामा रेज, तो इस तरह का जो आपका डीके होगा उस डीके को हम लोग कहते हैं गामा डीके। तो गामा डीके में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई इफेक्ट नहीं होता। इस चीज को आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, इसको आप देख सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ लेस देन एक्स रेज, दे आर नॉट deflected by electric and magnetic field, they travels with speed of light, they excite fluorescence in a certain substances, they affect a photographic plate more strongly than beta rays, ionization power of gamma rays is minimum, अल्फा का सबसे ज्यादा होगा, बीटा का कम और गामा का सबसे कम। इट हैज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर गामा को होगा, फिर बीटा को होगा, इसके बाद सबसे कम किसका होगा, अल्फा। दे आर डायफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टल्स। ये आपका न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है, इसको हम लोग आगे की तरफ आगे डिस्कस करेंगे जब आपको हम बताएंगे क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका, एज्यूमिंग द न्यूक्लियाई टू बी स्फेरिकल, मतलब यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि न्यूक्लियाई जो है स्फेरिकल इन शेप, हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A1 कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A2, मतलब कहने का मतलब कैसे सरफेस एरिया चेंज कर रहा है मास नंबर A1 और मास नंबर A2 का। तो न्यूक्लियाई जो है आपका स्फेरिकल है, जैसे सपोज करिए A1 है, A1 आपका क्या है, ये स्फेरिकल है, और इसके साथ साथ क्या है, A2 भी क्या है आपका स्फेरिकल है, मतलब A2 भी जो है आपका ये भी स्फेरिकल है। इसका स्फीयर का एरिया आपको पता है, S1 इज इक्वल टू कितना होता है, 4 पाई R1 स्क्वायर, और यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं दूसरे का S2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ से हम कर सकते हैं S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई, यहाँ पे R इज इक्वल टू R नॉट A के पावर 1/3 का फार्मूला यहाँ पे यूज कर दीजिए रेडियस के लिए। यहाँ से 4 पाई R1 की जगह पे कितना हो जाएगा, R नॉट स्क्वायर A1 के पावर 2/3। इस तरह से S2 को निकालेंगे तो S2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई R नॉट स्क्वायर A2 के पावर 2/3। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कंपेयर करना है S1 से S2 का, मीन्स S1 अपान S2 इज इक्वल टू 4 पाई R नॉट स्क्वायर A1 की पावर 2/3 अपान 4 पाई R नॉट स्क्वायर A2 की पावर 2/3। यहाँ से देखिए ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आप कह सकते हैं A1 अपान A2 होल पावर 2/3, मीन्स कह सकते हैं S1 अपान S2 इज इक्वल टू
A1/A2 होल के पावर 2/3, ये दोनों के बीच में आपका क्या होगा, रेशियो हो जाएगा। मतलब S1 और S2 का जो सरफेस एरिया होगा तो इसकी वैल्यू ये होगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके दो सिंपल क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो 27:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियस रेडियाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मास नंबर दिया हुआ है दोनों का रेशियो, मीन्स लेट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए दिया हुआ है A1/A2 इज इक्वल टू 27/125। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई, मीन्स R1/R2 का रेशियो क्या होगा ये बताना है। मतलब R1 फर्स्ट का है और R2 दूसरे का। तो हम फार्मूला यूज करते हैं, वी नो दैट न्यूक्लियर रेडियस R इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। तो यहाँ से इस वैल्यू को आप रख दीजिए। जब यहाँ पे रखेंगे तो R1/R2, R1 की जगह पे हो जाएगा आपका R0 A1 के पावर 1/3 और R2 की जगह पे हो जाएगा R0 A2 के पावर 1/3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा आपका A1/A2 होल की पावर 1/3। तो मीन्स आप कह सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू 27/125 होल की पावर 1/3। आप कह सकते हैं 3/5 का होल क्यूब और होल पावर आप कह सकते हैं 1/3, क्योंकि देखिए 27 है, 3 × 3 × 3 और 125 है, 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 3, 3 के पावर 3। तो इसको हम होल में लिख सकते हैं इतना। तो ये आपका देखिए 3 3 से कट गया, मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू 3:5। मतलब R1 और R2 का जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा, 3:5। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या है, ये आंसर है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू न्यूक्लियाई हैव द मास नंबर इन द रेशियो, मीन्स आपका दिया हुआ है A1/A2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, A1/A2 दिया है 1:2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। मतलब रो न्यूक्लियस बताना है आपका A1 का और रो न्यूक्लियस आपका बताना है आपका A2 का। तो आपको पता है न्यूक्लियर डेंसिटी आपका A1/A2 पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, रो न्यूक्लियस फॉर A1 और रो न्यूक्लियस फॉर A2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:1। मतलब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी आपका मास नंबर पे आपका डिपेंड नहीं करता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीके पे क्वेश्चन है आपका। डीके पे है आपका, ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए आर 180 एंड 72। व्हाट आर द नंबर फॉर A4। A4 के लिए कितना होगा ये चीजें बताना है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं द मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ AR 180। मतलब इसका दिया है मास नंबर 180 दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर कितना आपका 72। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में आपका 2 की कमी हो जाएगी, मीन्स हो जाएगा 70 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 170, आपका कितना हो जाएगा 6।
तो यहाँ से जब अल्फा पार्टिकल आपका निकलेगा तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में आपकी 2 का डिक्रीमेंट होगा, मीन्स 72 में 2 का सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70। और यहाँ से एटॉमिक मास में कितना होता है 4 का डिक्रीमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 176। इसके बाद आपका क्या है, बीटा प्लस आपका पार्टिकल निकल रहा है। बीटा प्लस पार्टिकल जब निकलता है आपका एटॉमिक, बीटा प्लस पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 1 का डिक्रीमेंट होगा, मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 69। कितनी हो जाएगी 69। एटॉमिक मास में कोई इफेक्ट नहीं होगा, 170 आपका 6। अब इसके बाद यहाँ से अल्फा पार्टिकल यहाँ पे पुनः निकल रहा है, तो यहाँ पे 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 60 आपका हो जाएगा 7, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 174। तो अब यहाँ से गामा पार्टिकल निकलेगा, जब गामा पार्टिकल्स निकलेगा 172 172 172 गामा पार्टिकल निकलेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब A4 पे कितना होगा 67 172। तो आंसर कितना A4 का कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर आपका कितना हो जाएगा 67, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 172, मतलब Z इज इक्वल टू आपका 67, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे जो आंसर होगा इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही चीज़ें अब क्वेश्चन को अगर यहाँ पे बीटा माइनस कर दें तो उस केस में आंसर क्या होगा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप वाइज डीके ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज गिवन इन ए डायग्राम। If the nucleons number and the atomic number D2 is 176 and 71, D2 means आपका यहाँ पे है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 71 और 176 respectively. What are the corresponding value for D and D3? D और D3 के लिए वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखिए बीटा माइनस पार्टिकल निकला है, तो मतलब एक यहाँ पे इंक्रीमेंट होके मिला है, तो मतलब अगर इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, एक आपका 70 और यहाँ पे सिमिलर रहेगा 176। यहाँ से अब अल्फा पार्टिकल आप इसको निकाल दीजिए। जब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 69। 69 ये हो जाएगा, 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 172, और यहाँ से क्या करेंगे अल्फा पार्टिकल आपका निकल के मिलेगा यहाँ से ये चीज़ें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपका सब 4 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 180, और इसमें 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। मतलब अब इसको देखिए मैच भी करा लिए, अल्फा पार्टिकल जब निकालेंगे 4 का एटॉमिक मास में 4 का डिक्रीमेंट होगा 176, एटॉमिक नंबर में आपका कितना हो जाएगा 2 का 72। अब बीटा माइनस निकालेंगे तो बीटा माइनस क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 70 है 71 176। अब इसके बाद अल्फा निकालेंगे तो 176 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 172 और ये हो जाएगा 69। मतलब आपका डी